Catalytic activity at surfaces. There is specific property of catalytic surface which determine the adsorption of activated complex and activation energy. जो भी हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं उसके सरफेस के ऊपर कुछ कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, या तो रिएक्टेंट का एड्सॉर्प्शन हो सकता है या तो रिएक्टेंट जो भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे वो एड्सॉर्ब हो सकता है इस कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर। If the vapor of ethyl alcohol is passed over a copper or nickel catalyst at 300 to 400 degree Celsius, dehydrogenation occur. जब हम इथिल अल्कोहल के वेपर्स पास करेंगे कॉपर या निकेल के कैटलिस्ट के ऊपर, रिएक्शन टेम्परेचर रखेंगे हम 300 टू 400 डिग्री सेल्सियस, तो इस केस में क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन। रिएक्शन क्या है, CH3CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर और निकेल एट रिएक्शन टेम्परेचर 300 टू 400 डिग्री सेल्सियस, it will give acetaldehyde, that is CH3CHO plus H2 molecule, it will be evolved। मतलब इस केस में क्या हो गया, डिहाइड्रोजनेशन हुआ। But if catalyst is aluminum, then at same temperature dehydration occurs and formation of ethylene takes place। अब अगर सेम रिएक्शन हम सिर्फ यहाँ पर हम चेंज करेंगे, कैटलिस्ट एल्यूमिनियम सरफेस रखेंगे, एल्यूमिनियम सरफेस के ऊपर अगर हम इथेनॉल वेपर्स पास करते हैं तो इसी सेम टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और हमें अलग प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब यहाँ पर हमने रिएक्टेंट सेम रखा था, रिएक्शन टेम्परेचर भी सेम रखा था, सिर्फ यहाँ पर कैटलिस्ट चेंज किया था, जिसके वजह से फर्स्ट केस में डिहाइड्रोजिनेशन हुआ और सेकंड केस में डिहाइड्रेशन हुआ। Similarly, when vapors of formic acid are passed over a copper or nickel as catalyst at 300 to 400 degrees Celsius, carbon dioxide and hydrogen are evolved। ऐसे ही अगर हम फॉर्मिक एसिड के वेपर्स पास करते हैं, कॉपर या निकेल एज अ कैटलिस्ट लेंगे हम और रिएक्शन टेम्परेचर रखेंगे 300 टू 400 डिग्री सेल्सियस, तो इस केस में क्या होगा, हमें मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। रिएक्शन क्या है, HC डबल बॉन्ड OOH इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर और निकेल एज अ कैटलिस्ट एट रिएक्शन टेम्परेचर 300 टू 400 डिग्री सेल्सियस, इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 गैस। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, डिहाइड्रोजिनेशन, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉपर या निकेल लिया था। बट इफ़ द एल्यूमिना एज अ कैटलिस्ट, अगर एल्यूमिनियम के ऊपर से हम फॉर्मिक एसिड के गैस पास करते हैं सेम टेम्परेचर के ऊपर, तो हमें अलग प्रोडक्ट मिलेगी। सो इफ फॉर्मिक एसिड वेपर्स आर पास्ड ओवर एल्यूमिनियम at reaction temperature 300 to 400 degrees Celsius, we will get carbon monoxide as gaseous molecule plus H2। मतलब एल्यूमिनियम यूज़ किया हमने तो हमें डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट मिला जो कि है कार्बन मोनोक्साइड, और जब हमने कॉपर और निकेल यूज़ किया था तब हमें डिहाइड्रोजिनेशन प्रोडक्ट मिला, मतलब H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो गया रिएक्टेंट में से। It is highly significant that the dehydrogenation catalyst such as copper, nickel and zinc oxide adsorb hydrogen strongly, whereas dehydration catalyst, that is aluminum,
adsorb water vapor preferably. कॉपर, निकेल या जिंक ऑक्साइड, ये अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो हमें डिहाइड्रोजिनेशन प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि कॉपर और निकेल या जिंक ऑक्साइड ये जो कैटलिस्ट हमने यूज़ किए हैं इसके सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस एडसॉर्ब हो जाता है स्ट्रांगली, जिसके वजह से हमें डिहाइड्रोजिनेशन प्रोडक्ट मिलता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम क्या है, डिहाइड्रेशन कैटलिस्ट, मतलब ये H2O मॉलिक्यूल रिमूव करता है। कैसे रिमूव करता है? एल्यूमिनियम जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं उसके सरफेस के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रांगली एडसॉर्ब हो जाता है, जिसके वजह से हमें डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट मिलता है जब भी हम एल्यूमिनियम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। मतलब हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिले जब हमने सेम रिएक्टेंट या सेम रिएक्शन टेम्परेचर रखा था, सिर्फ कैटलिस्ट चेंज किया तो कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर जो भी कैटालिटिक एक्टिविटी होगी, जो भी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होगी, उस पर डिपेंड होगा हमारा प्रोडक्ट